कि अल्कोहल कैसे, कितना, क्या क्वांटिटी। तीसरे चौथे दिन हमारे पास आएंगे कि सर मैम हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, ये गैस की वो गैस की खा ली, लेकिन ठीक नहीं हुई। ऐसा ऑर्गन जिसके बारे में आज तक कभी बात नहीं हुई है। मतलब बेसिकली शरीर में एक गोला बन जाता है, उसके अंदर या तो एक क्लियर फ्लूइड होता है या तो गाढ़ा कीचड़ जैसा मटेरियल होता है। दोस्तों हमारे में पैनक्रियाज एक ही होता है, किडनी पेशेंट जो हो, लेकिन पैनक्रियाज एक ही होता है, तो इसको बहुत ध्यान रखना। प्लीज 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 गॉल ब्लैडर को निकलवा दो। ओके, डोंट कीप इट देयर। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा लास्ट पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और कोशिश रहेगी कि आप तक हम बेस्ट टू बेस्ट हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाते रहें। आज के हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक है पैनक्रेटाइटिस, जिसके लिए हमने डॉक्टर तन्वी सावंत, एसोसिएट कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी को इनवाइट किया और डॉक्टर मैम ने वो सारी इंफॉर्मेशन पैनक्रेटाइटिस से रिलेटेड हमें दी। और मैं चाहता हूं कि आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखें, क्योंकि आपको काफी सारी इंफॉर्मेशंस भी मिलेंगी। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड कि दुनिया की नॉलेज एक तरफ है और एक अपने शरीर की नॉलेज जो होती है वो एक तरफ रहती है। तो इसी बेस पे और आई थिंक 80% ऑफ जो दिक्कतें आज के टाइम में आ रही है ड्यू टू ऑफ द लाइफस्टाइल, आई थिंक। और उसी में से हमने आज का एक टॉपिक जो लिया पैनक्रेटाइटिस। तो आई थिंक, डू यू फील कि पैनक्रेटाइटिस एक लाइफस्टाइल का कारण हो सकता है? बट बिफोर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू द बेसिक क्वेश्चन कि पैनक्रेटाइटिस मैम एक्चुअल में है क्या? अच्छा, तो पैनक्रियाटिस जसमीत एक ऑर्गन पैनक्रियाज, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि पैनक्रियाज है कहाँ पे, होता कहाँ पे, क्या काम है। पैनक्रियाज को अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो उसको अग्नाशय कहते हैं। ओके, सो अग्नाशय, द वर्ड इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सपिरेटरी, अग्नि। सो इट इज एन ऑर्गन जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। कॉमन मैन को समझाने के लिए हम कहते हैं कि ये एसिड एंजाइम्स है, बट ये एसिड एंजाइम्स नहीं है, ये दो एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज और लाइपेज, जो कि हमारे फैट मेटाबॉलिज्म में एक इनका काफी बड़ा सा रोल है, एंड ये सिक्रीट होता है पैनक्रियाज से। पैनक्रेटाइटिस क्या है? तो पैनक्रेटाइटिस इस ऑर्गन की सूजन है। टाइटिस मतलब सूजन, तो पैनक्रेटाइटिस मतलब पैनक्रियाज पे सूजन आ जाना, तो ये होता है पैनक्रेटाइटिस। ओके, तो जो ये आपने अमाइलेज और लाइपेज की बात करी, तो बेसिकली इनका बनना कम हो जाता है जिस अच्छा, ये एक्चुअली क्या होता है, ये जब पैनक्रियाज सूज जाता है तो ये अमाइलेज और लाइपेज ब्लड में स्पिल होते हैं। तो हम लोग जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो अमाइलेज और लाइपेज बढ़ के आते हैं। तो अमाइलेज और लाइपेज बढ़ के आना इज एन इंडिकेशन कि आपको पैनक्रेटाइटिस है। ओके, तो ये पैनक्रेटाइटिस होता किस कारण से है? और आज के टाइम में, सेकंड इसके साथ ही क्वेश्चन ऐड करता हूँ कि आज के टाइम में किस तरीके से बढ़ रहा है? हाँ, तो आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बेसिकली पैनक्रेटाइटिस तो बढ़ा है, 20% राइज हुआ है केसेस में। हाँ, जैसे आपने शुरू किया कि लाइफस्टाइल इज मेजर पार्ट, बट अगर हम पैनक्रेटाइटिस के कारण देखे जाए तो 49% ऑफ केसेस आर बिकॉज ऑफ गॉल स्टोन्स। अब नेक्स्ट सवाल आएगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स और पैनक्रेटाइटिस का क्या कनेक्शन? बिल्कुल ठीक है, सो गॉल ब्लैडर एक थैली होती है, एंड गॉल ब्लैडर के जो कंटेंट्स है वो एक ट्यूब, जिसको हम सीबीडी कहते हैं, उसमें एम्प्टी होते हैं। तो गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन भी है, कचरा भी है, तो वो उस ट्यूब में एम्प्टी होता है, सीबीडी में। और सीबीडी के पास ही आके मिलता है पैनक्रियाज का डक्ट। तो जब जाके स्लज या स्टोन उस सीबीडी में जाके नीचे अटकता है, वो पैनक्रियाज के डक्ट के रास्ते को भी ब्लॉक करता है। एंड वो जूसेस बाहर नहीं निकल पाते, हमारे इंटेस्टाइन्स में नहीं आते। एग्जैक्टली, तो ये बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो पैनक्रियाज के अंदर ही उसको स्वेलिंग करा देते हैं। तो एक तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स और जो आना भी चाहिए और उस ऑर्गन को, वो भी नहीं आ रहे हैं। तो एक तरीके से वो बैरियर लग गया बिकॉज वहां पे स्टोन अटका हुआ है एंड पैनक्रियाज सूज गया, एंड दैट इज हाउ गॉल ब्लैडर स्टोन्स पैनक्रेटाइटिस कराते हैं। मतलब गॉल ब्लैडर हमारा इस तरफ, पैनक्रियाज हमारा इस तरफ, बट कनेक्शन दोनों का एक जगह पे है, नीचे इनकी ट्यूब्स एक जगह पे आके मिलती है। सो दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैनक्रेटाइटिस। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज इज अल्कोहल।
तो नेक्स्ट सवाल होता है कि अल्कोहल कैसे, कितना, क्या क्वांटिटी। तो कहा जाता है कि 50 to 100 grams ऑफ अल्कोहल पर डे फॉर मोर देन 5 years, ठीक है? तो मींस दैट इंक्रीजेस योर रिस्क ऑफ पैंक्रेटाइटिस। ओके बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके अगर कोई जेनेटिकली ससेप्टेबल है पैंक्रेटाइटिस के लिए, ये जेनेटिक्स का भी रोल है इसमें, जीन पॉलीमॉर्फिज्म्स होते हैं ओके जिसके वजह से भी पैंक्रेटाइटिस हो सकता मैं है। इस पे जरूर बाद में आऊंगा जी। क्योंकि जेनेटिक्स के लिए एक अलग से सवाल भी है, बट बेसिक मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि अल्कोहल अगर आप जैसे बोला कि डेली एंड 5 years तक अगर कोई कंजम्पशन उसकी हो रही है तो डेफिनेटली इट लीड्स टुवर्ड्स पैंक्रेटाइटिस, इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ पैंक्रेटाइटिस। ओके बट सेड कि अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है पैंक्रेटाइटिस के लिए तो हो सकता है थोड़ा सा अल्कोहल भी आपको पैंक्रेटाइटिस करा दे। ओके एंड इज देयर एनी स्पेसिफिक एज इज द बार, और किसी भी एज में आ सकते हैं? क्योंकि आज के टाइम में अगर बात करें एक लाइफस्टाइल तो मतलब काफी मतलब डिस्टर्ब हो चुके हैं, और इवन 20s के बाद से ही जो केसेस गैस्ट्रो से रिलेटेड केसेस थे वो आई थिंक कहीं ना कहीं 50s के बाद देखने को मिलते थे, बट नाउ इट कम्स टुवर्ड्स द 20s के बाद ही देखने को मिलते हैं। तो हाउ यू फील कि मतलब 20s के बाद भी ये केसेस अगर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? 20s आपने बहुत लेट बोला है। ओके 12-13 साल के बच्चों में भी पैंक्रेटाइटिस देखा गया है, ओके ठीक है? कॉज यस, बच्चों में कभी-कभी स्लज होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं। हालांकि माना जाता है कि बच्चों में गॉल ब्लैडर के स्टोन्स नहीं बनते हैं, ओके लेकिन आजकल बच्चों की लाइफस्टाइल भी ऐसी हो गई है, ओबेसिटी हो गई है बच्चों में, हाँ तो उनमें भी बहुत बार हमें गॉल ब्लैडर में स्लज या स्टोन्स मिलते हैं। तो वो कॉज तो है ही, प्लस पैंक्रियाटिक डिविजन, एक पैंक्रियाटिक एनाटॉमी का एक भाग है ओके जो कि एक सिंगल डक्ट होना चाहिए, वो 2 डक्ट्स बन जाते हैं। ओके उसमें पैंक्रेटाइटिस का रिस्क रहता है बच्चों में। Okay. फिर तीसरा जो मैंने जीन This comes at the age of 12 or 13? नो, इट कैन कम एट 8, 9, 10। मतलब जिस टाइम पे बच्चा एक बड़ा हो रहा है उस Yes, टाइम पे भी ये yes, चांसेस रह yes. सकते बच्चों में जब पैंक्रेटाइटिस आता है हैं। तो सबसे पहले हम पैंक्रियाटिक डिविजन को ढूंढते हैं कि पैंक्रियास की एनाटॉमी में कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा हम ढूंढते हैं जीन पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि स्पिंक जीन होती है, उसको ढूंढते हैं ब्लड टेस्ट के द्वारा कि जो आपने जेनेटिक की बात करी थी, इवन मैं उस पे आ ही जाता हूँ क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट इसमें आ ही रहा है। तो जो आपने ये बात करी जेनेटिक की, तो जेनेटिक में इन द सेंस कि पेरेंट्स को या मदर या फादर किसी को हो सकता है या नहीं। जेनेटिक का रोल, जो जीन पॉलीमॉर्फिज्म में स्पिंक की बात करी, वो एक सिंगल बच्चे में हो सकता है, पेरेंट्स से नहीं मिलता यूजुअली। बट एक चीज देखी गई है, जैसे क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस, हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस, बट क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस कभी कभी देखा जाता है कि सिबलिंग्स में है, मतलब ब्रदर को भी है, सिस्टर को भी है, so somewhere the genes are connected, है ना? कुछ तो पॉलीमॉर्फिज्म है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस, क्रॉनिक वाले में। अक्यूट में भी कभी-कभी होता है। अब जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे अक्यूट का आगे क्या बनता है, तो हम लोग आगे और मैं अभी वही उस पे जरूर जाऊंगा। और जो आपने अभी तक की बात करी, जो लाइफस्टाइल 8 to 9 की हम बात कर रहे थे, तो इसमें जो है लाइफस्टाइल जैसे है, लाइफस्टाइल किस तरीके से आपको चेंजेस देखने को, बाहर का जंक फूड इज ओनली द थिंग, या इसके अलावा कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जो आज के टाइम में एक आउटिंग्स भी बहुत ज्यादा हो रही हैं, आई नॉट इवन वो कहता कि मैं ये नहीं कहता कि ना हो, बट ये है कि कहीं ना कहीं हो रही है, तो उस वजह से भी चांसेस बढ़ सकते हैं। डिजिटल एज है बेसिकली, बच्चे सेडेंटरी बनते जा रहे हैं, जिनको बाहर होना चाहिए उस टाइम पे वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, उस टाइम पे कंप्यूटर्स पे है, ठीक है? बच्चों को बाहर भेजना एक टास्क हो गया पेरेंट्स के लिए कि जाओ खेलो, या तो वो पढ़ाई है, और आजकल तो पढ़ाई भी कंप्यूटर पे ही है। आफ्टर कोविड तो बस वही है, फोर्स वही लगे ना। एग्जैक्टली, सो ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को अफेक्ट तो कर ही रहा है। मींस कह सकते हैं जो एक गैस्ट्रोस का 80% ऑफ द, जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी कि जो भी सारी दिक्कतें वो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटीज का ना होना ही एक कारण हो सकता है। डेफिनेटली। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पैनक्रियाटाइटिस मैम? as you said कि acute या chronic, तो how can even you can elaborate this कि acute में क्या क्या causes होते हैं और acute में किस तरीके के cases देखने को मिलते हैं? जैसे हमने शुरू किया acute pancreatitis का most common cause gall bladder stone, second common alcohol, तीसरा cause जो है वो है hypertriglyceridemia। जैसे आप लिपिड प्रोफाइल करते हैं उसमें ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स अगर 1000 के ऊपर है, 2000 के ऊपर है, दैट मींस के यू आर एट अ रिस्क ऑफ पैंक्रेटाइटिस एंड दैट कैन कॉज पैंक्रेटाइटिस। ये लोगों को बहुत मतलब नहीं है अभी अवेयरनेस कि हाइपर ट्राइग्लिसराइड्स भी
पैंक्रेटाइटिस कराते हैं। रेयरर कॉज में आता है कैल्शियम, हाइपरकैल्सीमिया। ओके। अब हाइपरकैल्सीमिया क्यों होता है? क्योंकि हमारा एक पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है, वो हार्मोन सिक्रीट करता है एक्सेस में, जिसकी वजह से हमारा बॉडी एक्सेस ऑफ कैल्शियम स्टोर करने लगता है, एंड दैट कैन कॉज पैंक्रेटाइटिस। ओके। So these are some rare causes, but हाँ इनमें भी है। बट जो हाइपर ट्राइग्लिसराइड्स की बात करी तो इट कम्स टू पैंक्रेटाइटिस बढ़ाने के चांस पूरे रहेंगे कि बढ़ाएगा। बट इसका वैल्यू 1000 से ऊपर, ये नहीं जो 300 400 500 वाले होते हैं कि वो स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे हमें पैंक्रेटाइटिस हो जाएगा, नहीं, उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, मोर देन 1000 होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। और इसमें भी फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि आपके कोई जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म है जिस वजह से आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं, दैट कैन लीड टू पैंक्रेटाइटिस। सो ये तो हमारे हो गए कॉजेस ऑफ अक्यूट पैंक्रेटाइटिस। अब अक्यूट को देखा जाए तो इसकी सिवियरिटी को ग्रेड किया जाता है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। ओके। तो पैंक्रेटाइटिस के जो पेशेंट्स हैं वो एक ऐसा ग्रुप है जो कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। फर्स्ट डे पे हमारे पास आते हैं, ठीक है। इवन मैं चाहूंगा कि इसमें क्या सिम्टम्स लेके आते हैं, मैं जरूर, क्योंकि सिम्टम्स भी बहुत जरूरी है। एक्चुअली में होते क्या सिम्टम्स हैं? पैंक्रेटाइटिस का पेन इज द फर्स्ट सिम्टम। पेन होता है एपिगैस्ट्रियम में, जो कि हमारे बिल्कुल अभाव बीच में एग्जैक्टली जहां आप पॉइंट कर रहे हो। तो एपिगैस्ट्रियम में सिवियर पेन होता है, ये पेन बैक में जाता है। उसके साथ साथ पेट फूलने लगता है, आपको फ्लेटस पास नहीं होता है, कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हो, वॉमिटिंग्स करने लगते हो। तो ये साइंस है पैंक्रेटाइटिस के। अब इनिशियली लोग इस पे पैंटोसिड खा ली, मैंने गैस की दवाई खा ली, ये खा ली, वो खा ली, जो भी ब्रांड्स अवेलेबल है, एक दो दिन तो खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, बिल्कुल ओवर द काउंटर्स जाके ले ली, ठीक है, वो गैस बन रही है, गैस बन रही है। एंड देन तीसरे चौथे दिन हमारे पास आएंगे कि सर हमने सब कुछ, सर मैम हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, ये गैस की वो गैस की खा ली, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। अमाइलेज लाइपेज करा वो थाउजेंड्स में। तो पैंक्रेटाइटिस, अब पैंक्रेटाइटिस पहले तो सबसे पहला बड़ा चैलेंज होता है हमें लोगों को बीमारी समझाना कि बीमारी है क्या, बिकॉज इवन आई फील के आज से अगर 10 साल पहले का डाटा बात करो तो उस टाइम पे गैस्ट्रोस के बाद भी ये बनाया, तो आई थिंक आई होप कि इतने केसेस नहीं होंगे पैंक्रेटाइटिस जो अब 10 इयर्स को, क्योंकि गैस्ट्रो इज द सेगमेंट की जो डे बाय डे कहीं ना कहीं रिसर्चेस और इंटरवेंशंस में भी काफी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चौथे दिन पे अगर हमारे पास पेशेंट आए तो हम लोग उसको असेस कैसे करेंगे कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है। पैंक्रेटाइटिस हमारे बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, जो ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं वो है हार्ट, लंग्स एंड किडनी। ठीक है। पैंक्रेटाइटिस हमारे बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस, इंटरनल एनवायरनमेंट को ऐसे चेंज कर देता है, इतने सारे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जिसको हम कहते हैं बढ़ाता है, स्वेलिंग को बढ़ाता है। तो इस वजह से ये 3 ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम इनको असेस करते हैं कि पेशेंट को कोई ऑर्गन फेलियर, मतलब क्या उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्या उसका बीपी गिर रहा है, क्या उसका हार्ट रेट बहुत ज्यादा है, क्या उसका यूरिन कम आ रहा है, आपने लंग्स और हार्ट की बात करी, उस पे इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, क्या इसका यूरिन कम आ रहा है। तो इसमें से अगर कोई भी पॉजिटिव साइन है तो हम इस पेशेंट को आईसीयू में रखते हैं। तो अगर आप पूछोगे कितना परसेंटेज, तो अराउंड 25% पेशेंट्स लैंड अप इन द आईसीयू। ओके, इट कम्स एज अ नॉर्मल, मतलब जो ओपीडीज में भी आए और डायरेक्ट गो टू आईसीयू। 100 में से 25 पेशेंट ऑफ पैंक्रेटाइटिस गो टू द आईसीयू। एंड अगला नंबर मैं आपको बताऊंगी, 30% ऑफ द पेशेंट्स ऑफ सिवियर पैंक्रेटाइटिस। सिवियर पैंक्रेटाइटिस हम किस में कहते हैं? जिसमें ऑर्गन फेलियर है और वो ट्रीटमेंट के बावजूद 2 दिन में इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। इवन हार्ट भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम काम कर रहा है, काम करता है। हार्ट का कम काम करना मतलब बीपी फॉल होना, ठीक है। लंग्स का कम काम करना मतलब या तो लंग्स में फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाना, आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट लगना, कभी कभी बाईपैप की रिक्वायरमेंट लगना, या कभी कभी वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट होना। एंड तीसरा जो किडनी की बात हो रही थी कि किडनी बिल्कुल शट डाउन हो जाना, यूरिन नहीं बनना, डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होना। तो ये होते हैं हमारे सिवियर पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट। अगर मैं नेक्स्ट नंबर बताऊंगी तो आप भी थोड़ा सा डर जाओगे कि इसमें से 30% ऑफ द पेशेंट नेवर मेक इट आउट ऑफ द आईसीयू। So it is a mortality, a death of 30%, which is a very high number.
मीन्स So- मेरे को अभी तक जो बात आपसे कर रहा हूँ मेरे को ये समझ आ रही है कि एक ऐसा ऑर्गन जिसके बारे में आज तक कभी बात तक नहीं हुई है। इवन आई फील मैम, मैं अभी भी इससे पहले भी जो टॉपिक्स कवर कर रहा था तो ऐसे टॉपिक्स मेरा जो एक मतलब मोटिव बन चुका है इवन लास्ट 2-3 पॉडकास्ट से। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे हमारे केसेस हैं जिसके बारे में डिस्कशन ही नहीं हो रहा। एग्जैक्टली ऑलवेज दे आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द हार्ट, ठीक है, उसको हार्ट स्ट्रोक आ गया या एपिलेप्सी हो गया या इवन कोई भी मतलब कॉमन प्रॉब्लम जैसे रहते हैं या हर्नियाज हो गए या कोई भी ऐसी चीजें रहती है जो कॉमन आम दिनचर्या में देखी जाती है। बट ये एक पैनक्रियास ऐसा मतलब पैनक्रियाटाइटिस एक ऐसी चीज बन चुकी है कि ये भी कहीं ना कहीं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब जब पेशेंट गैस्ट्रो के पास अगर हमने कोई पैनक्रियाटाइटिस आईसीयू में एडमिट किया, सोच लो उस रात आप सो नहीं सकते। ओके। बिकॉज वो हर घंटे पे इतनी डायनामिक बीमारी है और एक जान बचानी है जो कि इतनी बड़ी मोर्टेलिटी है। तो एक जान बचाने के लिए रात भर आईसीयू से आज तक हम इसको इग्नोर ही करते आ रहे थे। इग्नोर नहीं मींस कह सकते मतलब उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बट एक पैनक्रियाटाइटिस की बीमारी बहुत मतलब वो फर्स्ट अटैक हो सकता है एंड दैट कैन बी योर लास्ट अटैक आल्सो। इसमें जो आपने जैसे ट्राइग्लिसराइड्स की बात करी, क्या-क्या टेस्ट होते हैं मैम पैनक्रियाटाइटिस तक जाने के? क्या-क्या टेस्ट आप स्पेशली करवाते हैं अगर इन केस ऑफ एक्यूट या अगर जैसे मॉडरेट पे भी अगर आया तो क्या-क्या टेस्ट उसमें रहते हैं? बेसिक टेस्ट होते हैं। बेसिक में हमारा सीबीसी आ जाता है, एक हमारा लिवर फंक्शन टेस्ट आ जाता है, एक लिपिड प्रोफाइल हम करते हैं, कैल्शियम लेवल्स चेक करते हैं एंड अमाइलेज लाइपेज, अ वेरी सिंपल टेस्ट व्हिच गिव्स यू द आंसर। एंड व्हाट आर द कॉस्ट नियर अबाउट, क्योंकि मैं कॉस्ट इफेक्ट के बारे में भी जरूर बात करूंगा। अमाइलेज लाइपेज आई थिंक मोस्ट स्टैंडर्ड लैब्स में 1000-1500 तक हो जाते हैं। ओके। स्टैंडर्ड लैब्स में। तो दो टेस्ट हैं व्हिच गिव्स यू द आंसर। एंड हाँ, एक और है, मतलब कुछ मरीज जो एडमिट रहते हैं कि पैनक्रियाटाइटिस के, वो हर दूसरे दिन तीसरे दिन अमाइलेज लाइपेज कितना है, अमाइलेज लाइपेज कितना है। अमाइलेज लाइपेज का कोई रोल नहीं है आपकी रिकवरी में। ओके। मींस अगर वो बंद भी हो गया तो उसका कोई ऐसा वो नहीं, मतलब वो बेसिकली हर दूसरे दिन चेक करने का कोई मतलब नहीं है। ओके। एक बार चेक कर लिया, पैनक्रियाटाइटिस डायग्नोज हो गया, उसके बाद दोबारा चेक करने का कोई मतलब नहीं है। It's just about wasting your money. Okay. Because these enzymes एक बार बढ़े तो उनको घटने में भी 7 days। उस टाइम पे पेशेंट ये फील करते हैं कि अमाइलेज लाइपेज बढ़ गया तो आई होप कि मैं जल्दी रिकवर कर। हाँ, और मैं अगर कम हो रहा है दूसरे दिन चौथे दिन तो मैं ठीक हो रहा हूँ, बट ऐसी बात नहीं है। पैनक्रियास इज वेरी ट्रिकी। अमाइलेज लाइपेज अगर घटने भी लगे, बढ़ने के बाद घटने भी लगे, दैट डजंट मीन कि आप इंप्रूव हो रहे हो। हो सकता है आप आईसीयू में लेटे हो एंड आपके अमाइलेज लाइपेज भी डिक्रीज हो रहे हो, बट दैट डजंट मीन कि आप पैनक्रियाटाइटिस से उठ रहे हो। ठीक है। फिर हम और बात कर सकते हैं, जैसे ऑर्गन फेलियर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमने सीवियर डिस्कस की। एक जो मॉडरेट वाला वो डिस्कशन हमारा रह गया। मॉडरेट पैनक्रियाटाइटिस होता है कि जो ये ऑर्गन फेलियर जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये 48 आवर्स 2 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। ओके। ऑर्गन फेलियर नॉट पैनक्रियाटाइटिस। तो जैसे अगर लंग्स में फ्लूइड है, हमने ट्रीटमेंट दिया और 48 के आवर्स में वो इम्प्रूव हो गया। ओके। हमने फ्लूइड हाइड्रेट किया पेशेंट को, यूरिन आने लग गया तो वो इम्प्रूव हो गया, तो वो केसेस हमारे मॉडरेट पैनक्रियाटाइटिस में आते हैं। तो ये थोड़े से आईसीयू से जल्दी बाहर निकल आते rather than the severe pancreatitis. अब the next type of pancreatitis is chronic pancreatitis. तो हाँ, एक बीच में और टर्म आती है recurrent acute pancreatitis. What is that? Exactly. So एक एपिसोड के बाद हमें लगता है चलो हम फ्री हो गए, अब हम पैनक्रियाटाइटिस से ठीक हो गए। बट हाँ, इसमें अगर आप जैसे स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो ये पैनक्रियाटाइटिस आपको दोबारा हो सकता है। ओके। सो दैट इज कॉल्ड एज रिकरेंट एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। तो उसके परसेंटेजेस अराउंड 10% है, like acute pancreatitis getting to recurrent acute pancreatitis, and sometimes they get converted to chronic pancreatitis. Okay. तो अब नेक्स्ट सवाल होता है कि क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस क्या है। तो क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस में पैनक्रियास सिकुड़ने लगता है। ओके। मींस वो ऑर्गन ही है जो एक तरीके से श्रिंक होने लगता है। उसमें इतनी सूजन आती है, घटती है, सूजन आती है, घटती है कि अब पैनक्रियास ही सिकुड़ने लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा डिस्कस करना रह गया वो है कि पैनक्रियास से बनता है इंसुलिन। ओके। एंड इंसुलिन कंट्रोल करता है हमारे शुगर को। बिल्कुल। तो जैसे अब क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस होने लग गया, पैनक्रियास सिकुड़ने लग गया, तो इंसुलिन कम बनने लग गया। इवन बनना बंद भी हो जाता है केसेस। एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज डायबिटीज। ओके।
तो इवन जो आज के टाइम में डायबिटीज के केसेस भी बढ़ रहे हैं, उसमें अगर आप बात करें तो कितने % केसेस जो होंगे वो पैनक्रियाटाइटिस की वजह से भी हो सकते हैं? इज देयर एनी डाटा और एनी स्टडीज ओवर देयर? अभी ऑफ हैंड तो नहीं है, ओके। बट हाँ, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस एट सम पॉइंट किसी को 1 साल में हो जाता है, किसी को 5 साल भी लग सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर सेल्स जो इंसुलिन सिक्रीट कर रहे हैं, वो सेल्स कितनी जल्दी खत्म हो रहे हैं। 90% सेल्स जब खत्म हो जाते हैं तब जाके आपको डायबिटीज आता है। तो डायबिटीज आना ही है, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस आपको हो गया तो डायबिटीज आना ही है। बस इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि कब आएगा, 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में, डिपेंड्स कि आपका पैनक्रियास कितना डैमेज हो रहा है। इवन जो आपने बात करी कि जैसे आईसीयू की रेट्स 20 और 30% तक आपने जैसे बात करी, व्हाट इज द पोस्ट ऑफ केयर मैम, कि अगर ये पेशेंट्स आईसीयू तक जाते भी हैं एंड इवन उसके बाद जैसे डिस्चार्ज होकर घर से, व्हाट आर द पोस्ट ऑफ केयर, कि वो अपनी केयर कैसे कर सकते हैं और क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं? अब जैसे जो आईसीयू से बाहर आते हैं उनको रिकवर करने में तो काफी टाइम लगता है, 6 to 8 वीक्स तो मान लो लगते ही है। ओके। अब इस दौरान पेशेंट ने कह लिया चलो मैं मतलब 1.5 महीने के आसपास तो वो यही रहेगा ही रहेगा, हॉस्पिटलाइजेशन उसको हॉस्पिटलाइजेशन शायद ना पड़े, बट हाँ 2-3 हफ्ते तो वो हॉस्पिटल में रहता है। ओके। घर पे भी ही टेक्स टाइम अराउंड 4 to 6 वीक्स टू रिकवर, बट उसमें रेगुलर ओपीडी विजिट्स होती है, सारी चीजें होती है। अब इसमें आता है सबसे ट्रिकी पार्ट कि पेशेंट कहता है चलो अब मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं एक सुट्टा चला लेता हूँ। अब उसने कर ली वो गड़बड़, उसने एक समोसा खा लिया, बस वो जो रिकवरी है उसमें दोबारा से कुछ ट्रिगर मिल जाता है, पेशेंट अगेन लैंड्स अप इन प्रॉब्लम। तो रिलैप्स केसेस जो होते हैं सारे हाँ, वो एक्चुअली अगर हम पैनक्रियास को रिकवर करने का एडिक्वेट टाइम नहीं देंगे तो इट कम्स बैक, इट कीप्स ऑन कमिंग बैक। ओके। और अब जैसे हमारी बात हो रही थी कि अब घर जाके क्या होता है, जैसे अब पैनक्रियाटाइटिस है, पैनक्रियास के जो एंजाइम्स है अमाइलेज लाइपेज, ये आसपास इतनी गलावट कर देते हैं कि दैट फ्लूइड गेट्स accumulated in your stomach. ओके। And it starts forming. ये गलावट करते कहाँ है? मैं थोड़ा सा भी हाँ, पैनक्रियास के आसपास जितना हमारा फैट होता है एब्डोमेन में, उसको गला देते हैं, बिकॉज जैसे हमने शुरू में कहा कि इसका फैट मेटाबॉलिज्म में काम है। तो फैट इसको तो इस अमाइलेज लाइपेज को नहीं पता कि इंटेस्टाइन्स के अंदर के बाहर अब ये सूज गया है, बाहर आ रहा है जूसेस, तो ये आपके पेट के फैट को सैपोनिफिकेशन करना शुरू कर दे, इसको लिक्विफाई करना शुरू कर देते हैं फैट को, एंड ये बन जाती सारी गलावट पैनक्रियास की। तो ये धीरे धीरे फिर एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू होती है। तो इन कॉम्प्लिकेशंस को हम कहते हैं सूडोसिस्ट बनना, या फिर वॉल्ड ऑफ पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस बनना। मतलब बेसिकली शरीर में एक गोला बन जाता है, उसके अंदर या तो एक क्लियर फ्लूइड होता है या तो गाढ़ा कीचड़ जैसा मटेरियल होता है। And what is this? This is all the destruction that was caused during your pancreatitis part. तो ये 4-6 हफ्ते बाद शुरू होते हैं। तो कहानी खत्म नहीं हो जाती। ये जो है ये मतलब पोस्ट ऑफ केयर अगर नहीं हुई प्रॉपर, exactly, तब ये चांसेस रहेगा। तभी नहीं, होने के बाद भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो हम कहते हैं कि जो बवंडर आ चुका था, वो रिकवर जब कर रहा है, तो इसलिए पैनक्रियाटाइटिस दिनों में नहीं गिनी जाती, हमेशा हफ्ते और महीनों में गिनी जाती है। क्योंकि ये सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू होते 4 हफ्ते बाद। तो जैसे पेशेंट घर गया, कहानी खत्म हुई ऐसा नहीं है, एंड इसीलिए पैनक्रियाटाइटिस की बीमारी को इतना गैस्ट्रो में इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि उसका जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन केयर भी बहुत जरूरी है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट घर जाने के बाद भी दैट बीमारी कंटिन्यूस, वो खत्म नहीं हो रही है। 4 हफ्ते 6 हफ्ते, फिर ये आपके जो पेट में फ्लूइड है एक जगह इकट्ठा होना, फिर पेट में एक गोला सा बनना, आपको एक स्वेलिंग सी फील होना, ये उसके 4-6 वीक्स के बाद के कॉम्प्लिकेशंस है। इवन आई कम टू सूडोसिस में थोड़ी देर बाद आऊंगा। इज देयर एनी डाइटरी मैप्स है या कुछ ऐसे फूड्स है जो हमारे को स्पेसिफिक पोस्ट ऑफ केयर्स में मतलब लेने चाहिए? वैसे यूजुअली कहा जाता है कि बहुत फैटी ऑयली फूड आप अवॉइड कीजिए। एंड एक्चुअली घर का खाना खाओगे, हेल्दी खाना खाओगे, तो आपके पैनक्रियास की रिकवरी आपने वो बात कर दी, क्योंकि बात सामने यही आती है, किसी पार्टी में जाओ जी ललचाए रहा ना जाए वो हो जाता है, लेकिन फिर अब पेशेंट रहे कैसे, ये दैट इज द मेन पॉइंट। बट ये है कि अपनी केयर तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल उसको सोचना है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी लड़ाई चल रही है, एंड वो केयर तो करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज पैनक्रियास ले डूबता है। ऑयली और जो है आपका अल्कोहल, स्मोकिंग
ऑयली फैटी फूड्स अवॉइड करने। बिल्कुल। ओके कमिंग बैक टू दिस पॉइंट सिडोसिस, तो इसमें आप जैसे बता रहे थे तो ये जैसे पेट में फिर गोला बना देता है, सूडोसिस्ट या वॉल्ड ऑफ पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस, इसको WOPN कहते हैं। तो ये फिर सिम्टम्स देना शुरू करते हैं, पैनक्रियाटाइटिस शांत हो जाता है। अब ये गोले, इस गोले में इन्फ्लेमेशन कम हो चुकी है। हाँ, अब इन्फ्लेमेशन कम हो गई, 6 हफ्ते हो गए, सब खत्म हो गया। अब ये जो पेट में गोले बने हैं पानी के, तो अब मरीज को तो पता नहीं, अगर वो फॉलो अप में नहीं है तो वो सोचता है ये कुछ नया हो गया, इधर उधर घूमेगा, कोई बताएगा कि ये ट्यूमर बन रहा है, कोई बताएगा कि ये फट जाएगा, पेट में फैल जाएगा। तो that is why a follow up with a gastroenterologist is very important, क्योंकि ये बीमारी की एक नॉलेज पेशेंट को वीक बाय वीक बेसिस पे दी जाती है। अब जितना मैं आपसे बात कर रही हूँ, इतना अगर मैंने उसको फर्स्ट डे पे बता दिया, वो तो सोचेगा। मैं भी अभी तक पैनक्रियाज जब स्टार्ट हुआ तो आपने जब बात करी अमाइलेज और हाइपेज के बारे में, तब से मैं थोड़ा सा डीपली इसमें समझ रहा हूँ कि एटलीस्ट है क्या, तभी मैं यहाँ तक पहुंच पा रहा हूँ कि हाँ इसके बाद ये केस होगा, ये केस के बाद एक्यूट आएगा, एक्यूट के बाद सीवर में जा सकता है, फिर देन क्रोनिक के बाद इवन जेनेटिक इज आल्सो द रीजन। तो ये अब मतलब एक सारा लूप के अकॉर्डिंगली मतलब चल रहे हैं। तो जो आपने ये जैसे बात करी कि जो गोला बन जाता है, तो मतलब इसके बाद कई फिजिशियंस या कहीं से और चला जाएगा कि मेरे को तो आई थिंक दोबारा गैस्ट्रो के पास जाने की जरूरत नहीं है। MBBS MD ये पकड़ लेंगे कि हाँ ये सूडोसिस्ट है, बट ऑब्वियसली जो क्वैक्स होते हैं जिनके पास आजकल मतलब वेरी पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ केयर, बट जाते हैं लोग, तो उनके पास उनको जाके ये मिल जाता है कि ये तो फट जाएगा, ये तो ट्यूमर बन जाएगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर मरीज दौड़ के हमारे पास आता है। ओके, क्या आपने केस किया था? हाँ, अब ये हो गया, अब ये किया, तो उनको समझाते हैं कि ये एक बीमारी का ही स्पेक्ट्रम है, ये कंटिन्यूएशन ऑफ योर बीमारी है। ओके। फिर वो कहेंगे कि इसको निकाल दो। अब सूडोसिस्ट वॉर्न को ड्रेन करने के भी इंडिकेशंस होते हैं। गोला लेके आया, बिलीव नहीं करोगे, उसमें 1-2 लीटर तक पानी रह सकता है। तो आप सोच सकते हो उस गोले का साइज और वो पेट में कितना हैवीनेस रहेगा। कभी-कभी 200-300 ml होता है, कभी-कभी 2 लीटर तक भी होता है। 2 लीटर वाला डेफिनेटली पेशेंट को बहुत परेशान करता है। अब उसके सिम्टम्स हो जाते हैं कि वो पेट को दबाना शुरू कर देता है, तो just like this, जैसे यहाँ पे बड़ा सा गोला बन गया है, तो वो तो आपके है तो स्टमक बैग के नीचे, तो वो स्टमक बैग को पुश करता है ऊपर की तरफ, तो आपकी भूख कम हो जाती है, आप कुछ भी खाते हो वॉमिट आउट करते हो, क्योंकि पेट में जगह ही नहीं है खाना रहने की। फीवर आने लग जाता है फिर से 6 हफ्ते 8 हफ्ते बाद, पेशेंट फिर बौखला जाता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इंटरनली ये कहीं किसी ऑर्गन को भी इफेक्ट कर रहा होता है? नहीं, ये बेसिकली प्रेशर सिम्टम्स दे रहा है। ओके, क्योंकि ये बढ़ता जाता है, मींस जो वेसल्स है और उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश है, इंटेस्टाइन्स को दबा रहा है, स्टमक को दबा रहा है। ओके, तो ये गोला बढ़ता जाता है। दिस इज द टाइम जब एंडोस्कोपिक इंटरवेंशन किया जाता है। ओके, तो एंडोस्कोपिक इंटरवेंशन क्या करते हैं, हम लोग स्टमक में जाते हैं, उस गोले को आइडेंटिफाई करते हैं, वो गोला जो दबा रहा है, नीचे से दबा रहा है, हम देख नहीं पा रहे उसको, हम स्टमक बैग के अंदर है और वो गोला नीचे पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, स्टमक में प्रिक करके उसको एक ड्रेन कर देते हैं, उसमें एक स्टेंट डाल देते हैं, सो दैट वो गोला पूरा का पूरा स्टमक में ड्रेन हो जाए, एंड वो गोले का पानी खत्म हो जाए, तो उससे जो प्रेशर बन रहा है आसपास वो खत्म हो जाए, पेशेंट रिकवर हो जाए। तो जो मतलब आपने पिन करने के बाद जो स्टमक में आया, देन यू कैन, आपने ड्रेन कर लिया, देन उसके बाद दोबारा चांसेस रहते हैं इसके रिकरेंस के चांसेस कम है। ओके, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट में रहो, जो फॉलो अप करो, बट हाँ, अगर आपको सेकेंड अटैक ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हुआ, उसके 6 हफ्ते बाद भी कोई नया गोला बन गया, तो दैट इज अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। बट ये जो प्रेजेंट कंडीशन में जो आपको सिम्टम्स दे रहा है, तो ये हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करके उसको हम ड्रेन करते हैं, जो सिस्टोगैस्ट्रोस्टोमी किया जाता है, जो मैंने कॉमन लैंग्वेज में कहा कि स्टेंट डाल देते हैं। स्टेंट हार्ट वाला स्टेंट नहीं होता है, बहुत ही छोटे स्टेंट्स होते हैं, क्योंकि ये हमारे स्टमक के अंदर प्लेस करने होते हैं, वो बिल्कुल इतने छोटे होते हैं, इवन बहुत सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं हमारे। एग्जैक्टली, क्योंकि आप एक स्टमक इंटेस्टाइन्स में छेद कर रहे हो, उसमें एक स्टेंट डाल रहे हो, तो वेरी स्मॉल स्टेंट्स आर देयर, बट इट ड्रेन्स आउट द एंटायर स्टफ, पेशेंट इज सिम्प्टोमेटिक, और 2 हफ्ते बाद उस स्टेंट को निकाला भी जाता है एंडोस्कोपिकली। वो आराम से मुंह के रास्ते निकल आता है, एंड वो जो छेद था वो अपने आप हील हो जाता है स्टमक का। Even if my pancreatitis is untreated, so it leads toward the cancer side also. Yes, that's a good question. अगर chronic pancreatitis है आपको, तो 5% चांसेस है टू डेवलप पैनक्रियाटिक कैंसर।
अब इसके भी सटल साइंस होते हैं, पैनक्रियास हमें साइंस देता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब आपका पेशेंट है जो क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस का आ रहा है आपके पास फॉलोअप में, मेडिसिन पे ठीक चल रहा है। मैं बीच में एक बात, क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस की जो परसेंटेज है वो कितनी है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में। वो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि 30% ऑफ द केसेस 30%, ऑफ एक्यूट कैन लैंड अप विद क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस, और 30% में से 5% केसेस है जो कैंसर तक जा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो कैंसर हमें सटल साइंस देता है। अचानक से पेन बढ़ना, एक क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस का पेशेंट स्टेबल चल रहा है, उसको हम एंजाइम थेरेपीज देते हैं क्योंकि पैनक्रियास सिकुड़ रहा है, तो अमाइलेज लाइपेज हम आउटसाइड से सप्लीमेंट करते हैं पेशेंट को। ओरल मेडिकेशंस अवेलेबल है, तो वो ओरल मेडिकेशंस हम देते हैं। अगर डायबिटीज है तो इंसुलिन देते हैं, जो डेफिशिएंसीज है वो हम देते हैं। तो अचानक पेशेंट ठीक चल रहा है, अचानक से पेन डेवलप हो गया पेशेंट को, तो दैट इज वन इंडिकेशन कि आप उसको स्क्रीन करो, उसके पैनक्रियास को, कि पैनक्रियास में कोई छोटी गांठ तो नहीं बन रही है। पैनक्रियास को बेस्ट पैनक्रियाटिक सॉल बोलते हैं हम, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, पैनक्रियाटिक स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, जिसको कैंसर टर्म दिया जाता है कॉमन लैंग्वेज में। तो इसको डायग्नोज करने का बेस्ट तरीका इज एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। एंडोस्कोप अंदर जाता है, अल्ट्रासाउंड प्रोब लगा होता है उसके आगे, हम स्टमक के अंदर से उसको स्क्रीन करते हैं and it can identify lesions as small as less than 1 centimeter. Okay. अगर 1 सेंटीमीटर से छोटा, 1 सेंटीमीटर से छोटे लीजन को भी अल्ट्रासाउंड पकड़ लेता है। ओके। जो कि एक रूटीन सीटी एमआरआई नहीं पकड़ पाता। तो the investigation of choice to see this small hidden lesions, इसमें जो बड़े-बड़े पेट सिटी और ये है, ये केसेस मतलब जरूरत नहीं पकड़ते, वो पकड़ते ही नहीं है क्योंकि वो जो गांठ है वो इतनी छोटी है कि वो पकड़ में नहीं आती है। बिकॉज़ आई थिंक पैनक्रियास का साइज भी बहुत छोटा सा एक है, तो पैनक्रियास है ठीक ठाक, बट उसके अंदर जो छोटा सा लीजन है उसको पकड़ने के लिए एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की जरूरत है। 1 सेंटीमीटर का लीजन एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड पकड़ लेता है, जो कि एक सीटीएमआर नहीं पकड़ पाता है। दूसरा जो हम साइंस की डिस्कस कर रहे थे, जैसे क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस का पेशेंट है, अचानक से आ गया एक दिन शुगर 700 लेके, अचानक शुगर बढ़ना भी एक इंडिकेशन है कि पैनक्रियास में कुछ गड़बड़ चल रही है। तो एक ट्यूमर मार्कर होता है CA19-9, वो ब्लड से किया जाता है, तो तुरंत अचानक को भी मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि इन टर्म्स ऑफ डेली रूटीन में 150-200 अगर चल रही है, देन इट लीड्स टुवर्ड्स सीधा अगर 700 हो जाए, या नहीं, डायरेक्टली पहले नॉर्मल चल रहा है और एक दिन आया 700 के साथ अलोंग विद पेन, along with pain, sugar of 700, definitely screen the patient for pancreatic cancer. अगर आपको पता है कि ये पेशेंट डायरेक्टली कैंसर की तरफ ही जा रहा है, हाँ, तो ऐसे में फिर पैनक्रियास को स्क्रीन किया जाता है। साथ में और भी सिम्टम्स बताता है पेशेंट, जैसे वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो ये एक इंडिकेशंस है। तो आप CA19-9 भेजिए, ट्यूमर मार्कर जो है ब्लड में, वेरी सिंपल टेस्ट। हाँ, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, आई थिंक अराउंड 2500 तक होगी। तो वो करो, उसमें बढ़ के आया तो देन डेफिनेटली स्क्रीन द पेशेंट फॉर पैनक्रेटाइटिस कैंसर। ओके। तो पैनक्रेटाइटिस कैंसर का जो आपने जैसे बात करी, जो 5% के केसेस है, उसमें स्पेशली जब इंटरवेंशन आप जब उस टाइम पे उसको हॉस्पिटलाइज्ड है या उसको आप जैसे देख रहे हो आपकी गाइडेंस में है, तो क्या बिहेवियरल चेंजेस और क्या ऐसे सिम्पटम्स चेंजेस भी बाय द टाइम देखने को मिल सकते हैं? ड्यूरिंग द एडमिशन अगर कोई क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है, एक्चुअली एक डिक्टम है ही, क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनका हम लोग ऑलमोस्ट एनुअली या एवरी सेकंड ईयरली एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कर लेना चाहिए, जस्ट टू स्क्रीन द ईयरली या एवरी सेकंड ईयर, जैसे पेशेंट हमारे पास फॉलोअप में, बट यू शुड गेट इट स्क्रीन्ड, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कर लीजिएगा, देख लीजिए कि उसके चेंजेस कैसे हैं, चेंजेस बढ़ तो नहीं रहे हैं, कोई स्मॉल लीजन तो नहीं, क्योंकि स्मॉल लीजन टाइम पे पकड़ने से चीजें इजियर रहती है। इवन अभी तक जो बात कर रहे हैं मेरे को ये समझ आ रही है कि पैनक्रेटाइटिस जो है वो एक ऐसी मतलब डिसीज नहीं है कि आप ओवर द काउंटर गए और जस्ट मेडिसिन, यू हैव जस्ट टेकन द मेडिसिन, चाहे बेशक आपको पहले दिखा चुके हैं, गैस्ट्रो को दिखा चुके हैं, पर उसके बाद गए दोबारा वही प्रिस्क्रिप्शन लेके गए कि मैं यही दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ। Follow-up is needed, I think. Follow-up is needed. And pancreatitis is one बीमारी जो gastroenterologist के अलावा I don't think anybody can handle, क्योंकि एक gastroenterologist fully equipped है for that acute part also, for the follow-up part also.
एंड फॉर लेटर ऑन फॉर इयर्स टू कम उसके पास सारे है, जैसे आप आए, एडमिट हुए, फिर उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हुए उसको डील किए, फिर आप 6 हफ्ते बाद जो फ्लूइड कॉम्प्लिकेशंस में बता रही थी उसको डील करने के लिए सारी चीजें गैस्ट्रो के पास फॉलोअप में इसीलिए रहना जरूरी है। डू यू फील मैम कि यही इसी स्पेशल केस के ऊपर जिस हिसाब से हर्ट के केसेस में बहुत सारे मतलब वीडियोस और बहुत सारी चीजें इवन पॉडकास्ट अवेलेबल्स भी हैं, डू यू फील कि इस पे भी पैनक्रियाटाइटिस पे भी और भी बात होनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी इवन सपोर्ट इस मामले में स्पेशली इस केस में भी होना चाहिए एज कंपेयर टू हर्ट? होना चाहिए। पैनक्रियाटाइटिस, हार्ट देखिए, हार्ट तो ऐसी चीज हो जाती है कि इसके बिना गाड़ी नहीं चल सकती, इंजन है। पैनक्रियाटाइटिस हाँ चलो रहे ना रहे बंदा चल रहा है, भले ही वो अंदर स्टेंट के साथ चल रहा है, बाहर ड्रेन के साथ चल रहा है, इंसुलिन के साथ चल रहा है, दवाइयों के साथ चल रहा है, बट चल पाता है। हार्ट एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हाँ, तो हाँ, ये नहीं कहूंगी कि पैनक्रियास इज नॉट एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन, इट इज, क्योंकि वो खराब हो जाने से जो बाकी ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं। Even without pancreas, I think we can't even suffer. I think हमारा फैट मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, हम लोग कभी फैट गेन नहीं कर पाएंगे, हमारे स्टूल्स में फैट निकलने लगेगा, हमारा वेट लॉस होगा, हमारी शुगर्स बढ़ेंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो दोस्तों हमारे पास पैनक्रियास एक ही होता है, किडनी बेशक 2 हो लेकिन पैनक्रियास एक ही होता, तो इसको बहुत ध्यान से रखो तो ज्यादा बढ़िया। एट द एंड मैम, आपकी तरफ से कोई एक स्पेशल मैसेज स्पेशली इन पैनक्रियाटाइटिस पेशेंट्स के लिए भी, इवन नॉर्मल एक हमारे व्यूअर्स एक मैसेज देना चाहूंगी। श्योर प्लीज। पैनक्रियाटाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज, जैसे मैंने बताया, गॉल स्टोन्स है। और जब आपको पता है कि आपके गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से आपको पैनक्रियाटाइटिस हुआ है, प्लीज 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 गॉल ब्लैडर को निकलवा दो। ओके, डोंट कीप इट देयर कि वेट ना करे कि हमें दूसरा अटैक हो जाए। क्या पता दूसरा अटैक पहले से ज्यादा सिवियर हो। तो बहुत लोग होते हैं, नहीं मैडम हमारा गॉल ब्लैडर मत निकालो, हमें मेडिसिन दो, पैनक्रियाटाइटिस हो गया, हम रिकवर हो गए, बट एक टंगती तलवार हमेशा आपके सर के ऊपर है। वो दोबारा कहीं ना कहीं दोबारा वो हो सकता है आपको जिंदगी में दोबारा ना हो सकता है आपको अगले महीने भी हो जाए। ओके, गॉल ब्लैडर तो ये एक ऐसा रीजन है जो कि हम जड़ से हटा सकते हैं। देखो, ट्राइग्लिसराइड, जेनेटिक्स, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो ये तो चलो भगवान की देन है, उसको झेल रहे हैं। बट अल्कोहल, स्मोकिंग एंड गॉल ब्लैडर स्टोन्स, ये एक ऐसी चीजें हैं जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं। इससे हम पैनक्रियाटाइटिस को अवॉइड कर सकते हैं। एंड गॉल ब्लैडर का निकलने से कोई आपके हेल्थ पे इफेक्ट नहीं होगा। मिथ है कि हमारा गॉल ब्लैडर निकल गया तो गैस बनेगी, ब्लोटिंग बनेगी, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। दीज आर ऑल, ये लगता खाली खाली कोई ऑर्गन निकल गया तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। हमारे गॉल ब्लैडर का काम सिर्फ बाइल को स्टोर करना है। बाइल हमारा लिवर बनाता है। ये लोगों को बहुत, मतलब हम सब बोलते तब उनको रियलाइज होता है, अच्छा लिवर बनाता है। तो गॉल ब्लैडर का कोई काम नहीं है, वो एक स्टोरेज ऑर्गन है। और एक स्टोरेज ऑर्गन जो आपको प्रॉब्लम में लैंड अप करा सकता है, उसको निकाल देने में ही भलाई है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, आपने इतना डीपली समझाया। इवन मैं बहुत ज्यादा आई होप बहुत ज्यादा बोरिंग ना हो गया। नहीं, बहुत अच्छा लगा। और आई होप कि यही इंफॉर्मेशन जो है हमारे को आज के जो एक डिजिटलाइजेशन का जमाना है, जहाँ पे हम बाहर की खाने तो बहुत खा रहे, लाइफस्टाइल भी चेंजेस बहुत सारे हो चुके हैं, बट आई थिंक कि इन टॉपिक्स पे बात होना बहुत जरूरी था। तो मैं दोबारा आपके साथ ऐसे ही किसी एक हाई टॉपिक के साथ आपके साथ जरूर दोबारा डिस्कस जरूर करूंगा। थैंक यू मैम, थैंक यू तन्वी मैम। थैंक यू सो मच, आपने हमारा पॉडकास्ट यहाँ तक देखा। वी होप यू लाइक इट एंड आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। आप अपने फीडबैक्स और सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऑल्सो आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड एस्टीम गेस्ट को हमारे पैनल पर देखना चाहते हैं तो हमें बताएं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट देम ऑन आवर शो एंड वी प्रॉमिस यू कि आप तक वर्ल्ड क्लास हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।